वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। द शिक्षा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। आदिकाल पे ये दूसरी वीडियो है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो उसी के आगे की श्रृंखला का वीडियो है। इन प्रश्नों में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएँ होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला के आगे का ये वीडियो है। तो उसका प्रश्न है कि राहुल जी ने, यानी कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि सरहपा। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सरहपा थे वो एक सिद्ध कवि थे, और जो 84 सिद्ध माने गए थे उनमें से एक थे सरहपा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और उनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको उन्होंने हिंदी के प्रथम रचना माना है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, और चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को माना है हिंदी का प्रथम कवि। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये जो उससे संबंधित प्रश्न थे ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का कवि माना, अथवा चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी का कवि किसको माना। पहला अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है श्रृंगारिक, ऑप्शन बी है आख्यान, ऑप्शन सी है गेय, और ऑप्शन डी है प्रबंध। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि गेय। बीसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासो जो है ये 1212 ईस्वी की रचना है, जो कि नरपति नाल ने इसकी रचना की थी। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बीसल देव रासो किस रचनाकार के द्वारा रची गई रचना है। ये एक तरीके का गेय काव्य है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका, ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता का नाम पूछा गया है प्रश्न के अंदर। ऑप्शन ए है भट्ट केदार, ऑप्शन बी है नरपति नाल, ऑप्शन सी है नल सिंह, और ऑप्शन डी है मधुकर कवि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता जो है वो मधुकर कवि को माना गया है। इसके साथ ही साथ जो इसकी लगी हुई रचनाएं थी ऑप्शंस में, जैसे कि जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, और विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजयपाल रासो को लेकर कई बार पूछा जाता है। और बीसल देव रासो को तो आपने इससे पहले जिस प्रश्न की बात हुई थी उसी में पूछा गया था कि बीसल देव रासो किसकी रचना है। अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में, इसमें मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, ये सारी रचनाएं दी हुई हैं, और इस तरफ सूची 2 में सारी रचनाकार दी हुई हैं, तो इनका मिलान करना है। तो इसका मिलान कुछ इस तरीके से होगा कि बीसल देव रासो जो रचना है वो नरपति नाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, परमाल रासो जगनी की रचना है, और खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। तो आप इसमें जब क्रम देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 152 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है धनपाल, और ऑप्शन डी है सरहपा। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। इसके साथ ही साथ जो अन्य ऑप्शन हैं, सरहपा को जिनको हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन ने स्वीकार किया। स्वयंभू की एक रचना है पौंचेयु, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके साथ ही साथ पुष्पदंत की रचना महापुराण है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी परमाल, और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे,
अगला प्रश्न है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 14। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 16। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ एक आश्रय कवि थे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कीर्ति सिंह के यहाँ भी आश्रयदाता एक आश्रय कवि के रूप में काम किया। और इनकी और रचनाएं हैं जैसे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अवध भाषा में लिखी गई। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है। अगला प्रश्न है श्रृंगार काव्य है। इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ग्रंथ है वो श्रृंगार काव्य है। ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, ऑप्शन बी है परमाल रासो, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है जयमंग जसचंद्रिका। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाल की रचना है। ये एक तरीके का श्रृंगार काव्य है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है जयसी, ऑप्शन सी है विद्यापति और ऑप्शन डी है नंददास। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि नंददास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंददास। सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। विद्यापति तो बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं मैथिल भाषा के, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 157 को ऑप्शन सी सही होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल की भी उपाधि है उनकी रचना पदावली के आधार पे। पदावली की रचना चूँकि उन्होंने मैथिली भाषा में की थी, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा गया। उनको कई अन्य उपाधियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे कि अभिनव जयदेव और कविशेखर। इसके साथ ही साथ राजशेखर भी एक उपाधि है, राजशेखर, जो उनको मिली हुई है। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राजशेखर की उपाधि किस रचनाकार को मिली है। 158 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन ए है महापुराण, ऑप्शन बी है रायकुमार चरियू, ऑप्शन सी है जसहर चरियू, ऑप्शन डी है पौंचरियू। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। पौंचरियू जो है वो पुष्पदंत की नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। बाकी जो 3 रचना है वो पुष्पदंत की रचना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 158 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन ए है सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी है रासो साहित्य, ऑप्शन सी है नाथ साहित्य, ऑप्शन डी है जैन साहित्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि सिद्ध साहित्य। अब सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। जैसा कि आपको पता है सरहपा को राहुल संकृताय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सर्वमान्य मत ये भी है कि सर्वमान्य मत यही है कि जो सरहपा है वो हिंदी के पहले कवि हैं। अधिकतर विद्वानों ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? ऑप्शन ए है पाहुड़ दोहा, ऑप्शन बी है राउल वेल, ऑप्शन सी है प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर। तो जो शिलांकित कृति है, शिलांकित, वो राउल वेल है, जो कि रोड़ा कवि की रचना है और जो कि चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल हो, तो गद्य पद्य मिश्रित रचना ही चंपू शैली कहलाती है। ये रचना रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ऑप्शन ए है नेमिनाथ रास, ऑप्शन बी है भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन सी है सुमितिगढ़ रास, ऑप्शन डी है जयमंग जसचंद्रिका। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए है तूतिए हिंद, ऑप्शन बी है तोता ए हिंद, ऑप्शन सी है सितारे हिंद और ऑप्शन डी है सर हिंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा तूतिए हिंद। तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम जो है निजामुद्दीन औलिया है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय में दीक्षित थे। और उनका जो जन्म हुआ था वो एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इनका जन्म किस ज़िले में हुआ था अथवा किस गांव में हुआ था।
इसके साथ ही साथ ये एक सूफी संत थे और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जिनदत्त सूरी, ऑप्शन बी है जिनधर्म सूरी, ऑप्शन सी है शालिभद्र सूरी और ऑप्शन डी है धनपाल। तो इसमें आपको बताना है उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरपा, ऑप्शन बी है पुष्पदंत, ऑप्शन सी है स्वयंभू और ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है, जिनकी रचना पौंचयु है। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पौंचयु। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को माना है और इसके साथ ही साथ हिंदी का पहला प्रथम कवि भी इनको स्वीकार किया है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है अथवा किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? तो ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है भभूति, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता और ऑप्शन डी है रविदास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। इसके साथ ही साथ राजशेखर, कविशेखर जैसी उपाधियाँ भी इनको मिली थी। बाकी इनकी रचनाएं जो हैं विद्यापति की, उनमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक इनकी रचना पदावली, दूसरी कीर्तिलता और तीसरी कीर्ति पताका। ये रचनाएं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन ए है कीर्ति पताका, ऑप्शन बी है चर्यापद, ऑप्शन सी है उक्ति व्यक्त प्रकरण और ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उक्ति व्यक्त प्रकरण जो एक ग्रंथ है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके साथ ही साथ जो वर्ण रत्नाकर है ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है किसका ग्रंथ है। ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये ऑप्शन है दामोदर पंडित, बी है कवि आसुग, सी है रोड़ा कवि और डी है मेरुतुंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। जैनाचार्य मेरुतुंग जो थे वो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरीफल अली अजिम वाहिरित भ्रमयंती। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? ये पूछा गया है। ए है सरपा, बी है कनपा, सी है डोम्बिप्पा और डी है कुकुरिपा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है, यानी कि कन्हपा की ये पंक्तियाँ हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और पंक्तियाँ इसमें नीचे दी हुई हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई तहे बुंडीली मातंगी योया लीले पार करे। ये जो पंक्तियाँ हैं ये डोम्बिप्पा की हैं। अगली पंक्तियाँ हैं कि जहिमन पवन न संचरई रविश सिनाही पवेश तहिवत चित्त विसाम करु सरहे कहिय उवेश। ये सरपा की पंक्तियाँ हैं। और कुकुरिपा की भी पंक्तियाँ दी हुई हैं कि ससुरी निंद गेल पहुड़ी जागा कानेट चोर नीलका गई मागा और दिवसई बहुरी काढ़ई डरे भां रति भैले कामरू जा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कुकुरिपा की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, अद्दहमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र। ऑप्शन बी है अद्दहमाण, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। ऑप्शन सी है स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण, हेमचंद्र और ऑप्शन डी है हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण।
देखिए, सबसे पहले इनका समय जानने की ज़रूरत है। समय जो है स्वयंभू का जो है वो 783 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी है। अद्दहमाण अथवा अब्दुल रहमान का समय 12वीं से 13वीं शताब्दी का है और हेमचंद्र का 11वीं शताब्दी का है। लेकिन इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें स्वयंभू, पुष्पदंत इनकी जगह तो ठीक है, लेकिन अद्दहमाण और हेमचंद्र में जो हेमचंद्र का समय होगा वो अद्दहमाण से पहले का होगा। तो ये जो तीसरा वाला क्रम है, बाकी सारे क्रम तो गलत ही हैं, लेकिन जो तीसरा वाला क्रम है ये ज़्यादा निकट है, सही होने के ज़्यादा निकट है, तो इसको ही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में आपकी ये आ जाता है कि एक ऑप्शन स्वयंभू, पुष्पदंत और हेमचंद्र फिर अद्दहमाण करके आता है, तो आपको इसकी जगह ऑप्शन सी की जगह वो ऑप्शन लगाना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन है, बताना है कि ये कथन किसका है। कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधीय भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद जो है वो श्रीधर की रचना है। इसके साथ ही साथ जो जयचंद प्रकाश रचना है वो भट्ट केदार की रचना है। और जयमंक जो जसचंद्रिका रचना है, ऑप्शन डी, वो आपकी मधुकर कवि की रचना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रबंध चिंतामणि है उसका प्रकाशन वर्ष भी सारी रचनाओं का बता देते हैं, क्योंकि वो भी कई सारी परीक्षाएं पूछा जाता है। प्रबंध चिंतामणि का प्रकाशन 1304 में हुआ। रणमल छंद जो है उसका प्रकाशन 1454 में हुआ। जयचंद्र प्रकाश का प्रकाशन 1224 में हुआ। जयमंक जसचंद्रिका का प्रकाशन 1243 में हुआ। और लखन सेन पद्मावती इस रचना का प्रकाशन 1459 में हुआ। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए है ज्योतिषर ठाकुर, बी है गोरखनाथ, सी है विद्यापति और डी है आचार्य देवसेन। तो इसका सही ऑप्शन ए सी हो जाएगा, यानी कि विद्यापति। पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा में है। विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट, मैथिल इन सारी भाषाओं के विद्वान थे, तो उन्होंने इन सारी ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ऑप्शन सी है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और ऑप्शन डी है डॉक्टर भूलर। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ये जो शख्स हैं यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने पृथ्वीराज रासो को पूरी तरीके से अप्रामाणिक नहीं माना है। बाकी जितने भी अप्रामाणिक, अर्थ प्रामाणिक अथवा प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं उन पर हमने बातचीत कर ली थी पिछली वीडियो में।
डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, और श्याम सुंदर दास अथवा मिश्र बंधु ये लोग इस रचना को प्रामाणिक मानते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। राहुल वेल जो रचना है वो रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है। इसके साथ ही साथ जो चंदन बाला रास है वो आसगु की रचना है, और योगचर्या डुम्भिप्पा की रचना है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। राहुल वेल रोड़ा कवि की रचना है, कुमार रासो दलपति विजय की, चंदन बाला रास आसगु की रचना है, और योगचर्या डुम्भिप्पा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ऑप्शन ए है अवहट्ट, ऑप्शन बी है अभ्रंश, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है ब्रज। ये किस भाषा की रचना है? ये अवहट्ट भाषा की रचना है, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखित है। इसके साथ ही साथ जो विद्यापति की अन्य रचना है जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है वो कीर्ति पताका है। संस्कृत में लिखी गई विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें शैव सर्वसंसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली ये रचनाएं आती हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी है कुतुबन, और ऑप्शन डी है मंजन। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना की है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वीरगाथा काल, ऑप्शन बी है आधुनिक काल, ऑप्शन सी है छायावादी काल, और ऑप्शन डी है प्रगतिवादी काल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल जो नाम है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कुछ अन्य नाम हैं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि चारण काल डॉक्टर ग्रेशन ने दिया है। ऑप्शन ये इसके साथ ही साथ जो आदिकाल नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्रबंध ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर तैन ने दिया है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और चारण काल अथवा संधि काल, ये दो नाम जो हैं चारण काल और संधि काल राम कुमार वर्मा जी ने दिए हैं। तो राम कुमार वर्मा और डॉक्टर ग्रिएशन ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने चारण काल नाम दिया है, जिनमें से चारण काल नाम सबसे पहले डॉक्टर ग्रिएशन ने दिया है आदिकाल को। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन ए है सरपा सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ हेमचंद्र, ऑप्शन बी है गोरखनाथ सोमप्रभ सूरी सरपा हेमचंद्र, ऑप्शन सी है सरपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन डी है सोमप्रभ सूरी गोरखनाथ सरपा हेमचंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले सरपा होंगे, और उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद हेमचंद्र, उसके बाद सोमप्रभ सूरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आला किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु, और ऑप्शन डी है बसंत ऋतु। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वर्षा ऋतु। जो आला है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो कि रासो काव्य परंपरा के कवि हैं जगनीक के द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो। इसका एक अन्य नाम है आला खंड का एक अन्य नाम है परमाल रासो। उसी में एक वीर गीत के रूप में एक आल्हा जो है वो गाया जाता है, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं, इनको सम्मिलित करना है।
तो खुमार रासो जो रचना है वो दलपति विजय की रचना है, परमाल रासो जगनीक की रचना है, विसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? ऑप्शन ए है बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन बी है जैन मुनि, ऑप्शन सी है संत कवि और अथवा ऑप्शन डी है रासक परंपरा के कवि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना। इसमें एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी काव्य भाषा दी हुई है, तो इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो आपका सुमेल होगा वो ऐसे होगा, विजयपाल रासो अपभ्रंश हो जाएगा, चर्या गीत जो थे वो संध्या भाषा में उनकी भाषा संध्या भाषा थी, कीर्तिलता की भाषा जो है वो अवहट्ट है। हालांकि कीर्तिलता के लिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें मैथिली दिया हुआ है, ऑप्शन इसके आंसर में मैथिली दिया हुआ है जो कि गलत है। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी काव्य भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पे जो आपका सबसे करीब है जो कि सही है ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पे इसको मैथिली माना गया है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सही हैं, तो जो ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, तो आपको यही लगाना है। बाकी आपके लिए बता दें कि विजयपाल रासो जो है वो नल सिंह की रचना है जो कि अपभ्रंश भाषा में है। चर्या गीत कोश जो है वो सरपा का है, वो कि संध्या भाषा में है। पदावली जो कि विद्यापति की है वो मैथिली भाषा में है, और खुसरो की पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो की है वो हिंदवी काव्य भाषा में है। कीर्तिलता है वो विद्यापति की रचना है, वो अवहट्ट भाषा में लिखित है। हालांकि ऑप्शंस में अवहट्ट नहीं था, इसीलिए उसकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो कीर्तिलता के सामने जो है जो इसका आंसर दिया गया है वो इसको मैथिली से मिलाया गया है, जो कि गलत है। बाकी ऑप्शन सारे सही हैं, तो जो ज़्यादा रेलेवेंट है वही आपको लगाना है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में जो है ये त्रुटियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है रामचंद्र और ऑप्शन डी है सोमप्रभ सूर्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है, और इसी के चलते स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लुजिए सयार वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को देख कर। जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये रासो काव्य की हैं, और किस रासो काव्य की हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खुमार रासो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है हमीर रासो और ऑप्शन डी है परमाल रासो। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, परमाल रासो की पंक्तियाँ हैं, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। कुछ और पंक्तियाँ भी हैं जो पूछी जाती हैं कई बार। ये परमाल रासो की पंक्तियाँ थी जो कि जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, और जिसके ग्रंथकार जो हैं जगनीक हैं, जिसके रचयिता जो हैं जगनीक हैं। अगली पंक्तियाँ हैं कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम औखट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। ये पृथ्वीराज रासो की रचना है, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। अगली पंक्तियाँ हैं प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज। ये खुमार रासो की पंक्तियाँ हैं जो कि दलपति विजय द्वारा रचित हैं। अगली पंक्ति हैं चलियो वीर हमीर पामर में इड़ी कंपई। ये हमीर रासो की पंक्तियाँ हैं जो कि सारंगधर द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है पिंगल, ऑप्शन बी है बुंदेली, ऑप्शन सी है डिंगल और ऑप्शन डी है प्राकृत। इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डिंगल। डिंगल का निर्माण अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से होता है, और पिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है सरपाद और ऑप्शन डी है स्वयंभू। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमचंद्र। हेमचंद्र जो कि वैयाकरण थे और इनका ये व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। और इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो खालिक बारी ऑप्शन ए खालिक खलक, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी अकबर। और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये अमीर खुसरो की रचना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया थे। औलिया इनके गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी चंद्र शर्मा गुलेरी और ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो युग्म दिए हुए हैं ऑप्शन ए से डी तक, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। जैसे कि ए ऑप्शन को बीसल देव रासो नरपति नाल, ऑप्शन बी खुमार रासो जगनीक, ऑप्शन सी विजयपाल रासो चंद बरदाई, ऑप्शन डी पलमार रासो दलपति विजय। इस एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, बाकी खुमार रासो जगनी की रचना नहीं है, विजयपाल रासो भी चंद बरदाई की रचना नहीं है और परमार रासो भी दलपति विजय की रचना नहीं है। तो यहाँ पे जो संगत युग्म होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउल वेल ये रचना किसकी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है चंद बरदाई, ऑप्शन बी है रोड़ा कवि, ऑप्शन सी है दामोदर शर्मा और ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि रोड़ा कवि। रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी। ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण दूगड़, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किससे मानी। अन्य विद्वानों में जैसे कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से गारसातासी ने मानी, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने मानी, रासक से नरोत्तम स्वामी ने मानी और रासो शब्द की उत्पत्ति राज से नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें हमको आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए है भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, ऑप्शन बी है स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन सी है नेमिनाथ रास, स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर, ऑप्शन डी है संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास और स्थूलिभद्र रास। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। सही ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, तो उसके उपरांत संगीत रत्नाकर। ये जो रचनाएं हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूर्य की रचना है, स्थूलिभद्र रास जिंद्रम सूर्य की रचना है, नेमिनाथ रास सुमितिगढ़ की रचना है और संगीत रत्नाकर जो है सारंग देव की रचना है। इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में आई, स्थूलिभद्र रास 1209 में आई, नेमिनाथ रास 1213 में आई और संगीत रत्नाकर जो है वो 12वीं शताब्दी में आई।
अगला प्रश्न है पौम चेर्यू किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पौम चेर्यू जो है वो स्वयंभू की रचना है, जो कि एक तरीके की राम कथा है, जो कि एक स्वयंभू ने लिखी, जो कि एक अपभ्रंश के कवि थे और जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें रचनाकारों के साथ रचनाओं को मिलाना है। सूची 1 में आप देखेंगे तो रचनाकार दिए हैं और सूची 2 में रचनाएं दी हैं। तो जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं उनकी रचना जो है वो वर्ण रत्नाकर है। इसके साथ ही साथ जो दामोदर भट्ट की रचना है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर रचना है। नरपति नाल की रचना जो है वो बीसल देव रासू है और रोड़ा कवि की रचना राउल वेल है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्पदंत की शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। तो इसका सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं, जो कि एक अपभ्रंश कवि हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक इन उपाधियों से विभूषित किया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अभिमान मेरु उपाधि से किस रचनाकार ने खुद को विभूषित किया हुआ है? तो पुष्पदंत है। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी सरपा, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन सी सबरपा। इसका जो सही उत्तर है वो सरपा है। सरपा को जिनको राहुल शंकरताय ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये उन्हीं की रचना है। जिनका समय जो है वो 769 ईस्वी है। ये समय भी कई बार पूछा जाता है कि सरपा का समय क्या है, तो 769 ईस्वी है। ये प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। इसमें आपको रचना काल की दृष्टि से इसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है कुवलय माला कथा, ऑप्शन बी और राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी है राउल वेल कुवलय माला कथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउल वेल कुवलय माला कथा और वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउल वेल फिर कुवलय माला कथा। तो इसका जो सही अनुक्रम है वो ऑप्शन ए है। सबसे पहले कुवलय माला कथा, राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके उपरांत वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको सुमेलित ही करना है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। स्वयंभू की रचना हो गई पौम चेयू, उसके बाद पुष्पदंत की रचना जो हो गई महापुराण हो गई, अब्दुल रहमान संदेश राशक, इसके साथ ही साथ जो सबरपा की रचना है वो हो गई चर्यापद। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संदेश राशक अब्दुल रहमान अथवा अब्दुल रहमान को अद्दहमाण भी कहा जाता है। तो कई बार रचनाओं में पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस में अद्दहमाण होता है, तो वो आपको बताना है। पौम चेयू स्वयंभू की रचना है, उसके साथ ही साथ महापुराण पुष्पदंत की रचना है, चर्यापद सबरपा की रचना है और राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। अगला प्रश्न है सरपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासु साहित्य, सी नाथ साहित्य और डी जैन साहित्य। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है अभ्रंश का मुख्य छंद। अभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो दोहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है कि अभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, वो दोहा है। और अभ्रंश को उस समय दोहा को जो है अभ्रंश काल में दोहा कहा जाता था। दोहा को अभ्रंश काल में दोहा कहा जाता था।
अगला प्रश्न है परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? ए राम सिंह, बी योगेंद्र अथवा जोइंदू, सी हेमचंद्र, डी मीरतुंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जोइंदू जो है वो इसके रचनाकार हैं, परमात्म प्रकाश रचना के। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं, जैसे कि पाहुड़ दोहा, वो राम सिंह की रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। योग सार आपने देखा योगेंद्र अथवा जोइंदू की रचना है। इसके बाद कुमारपाल चरित, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। और सारी की सारी सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन, देशी नाममाला कोश, छंदोनुशासन, प्राकृत व्याकरण, ये सारी की सारी जो है हेमचंद्र की रचनाएं हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैन आचार्य मीरतुंग की रचना है। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है जो कि नोट में लिखी हुई है, जोइंदू अथवा योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किनकी रचनाओं से जो है अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें रचना काल की दृष्टि से आपको ग्रंथों का अनुक्रम बताना है। ए अनुराग बांसुरी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती, बी जो है वो ज्ञानदीप मृगावती अनुराग बांसुरी इंद्रावती, सी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी, और डी इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप अनुराग बांसुरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती और उसके बाद अनुराग बांसुरी। यहाँ पे आप समय भी ध्यान रखें कि प्रकाशन वर्ष क्या है। मृगावती 1501 में आई थी, ज्ञानदीप 1619 में आई थी, इंद्रावती 1744 में आई थी और अनुराग बांसुरी 1764 में आई थी। तो इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764, 20 वर्ष के बाद आई। तो मृगावती कुतुबुन की रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती अनुराग बांसुरी ये दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। इंद्रावती 44 में आती है और अनुराग बांसुरी 64 में आती है, 1764। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है सारंगधर, ऑप्शन सी है सोमप्रभ सूरि और ऑप्शन डी है विद्याधर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमप्रभ सूरि की ही रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अगला प्रश्न है अंगबधू किस कवि की रचना है? ए दादू दयाल, बी रजयत, सी विद्यापति और डी कबीरदास। अंगबधू जो है वो दादू दयाल की रचना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न है, इसमें काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो ए ऑप्शन है कुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास और पौमचेरू, बी है बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, पौमचेरू, खुमार रासो और उसके बाद सी है पौमचेरू, खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, डी है चंदन बाला रास, पौमचेरू, खुमार रासो और बीसल देव रासो। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सबसे पहले पौमचेरू, फिर खुमार रासो, फिर बीसल देव रासो, उसके बाद चंदन बाला रास। यहाँ पे आप समय भी देख लीजिए और उनकी रचनाकार भी एक बार देख लीजिए। स्वयंभू की रचना है पौमचेरू, खुमार रासो दलपति विजय की रचना है, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है और आसुगु की रचना जो है वो चंदन बाला रास है। इनका जो समय है, स्वयंभू की जो पौमचेरू वो 8वीं शती में आई, दलपति विजय की खुमार रासो 9वीं शती में आई और नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो 1155 के आसपास आई, 55 में आई और आसुगु की चंदन बाला रास जो रचना है 1200 ईस्वी के लगभग आई। 207 अगला प्रश्न है सबरस के रचनाकार हैं। ए है मुल्ला वजही, बी है कुली कुतुब शाह और सी है आपका मुंशी इंशा अल्लाह खां और डी है सैयद हुसैन अली खां। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, मुल्ला वजही जो है वो सबरस के रचनाकार है। और जो ये सबरस है इसको उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है
कि किस कृति को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है, तो सबरस है, जो कि मुल्ला वजशी की रचना है। अगला प्रश्न है, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? ए स्वयंभू, बी घाघ भट्टेरी, सी गोरखनाथ, डी अद्दहमाण अथवा अब्दुल रहमान। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, यानी कि गोरखनाथ पर आपको हठयोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। थोड़ी बहुत नाथ पंथ की जानकारी दे देते हैं कि नाथ पंथ का जो मूल है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया और षट चक्रों वाले योग मार्ग को चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इनका प्रसार प्रसार इन्होंने राजपूताना और पंजाब में किया। कुवलय माला कथा इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछा गया है। ए रोड़ा कवि, बी उद्योतन सूरी, सी दामोदर शर्मा और डी ज्योतिरीश्वर। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्योतन सूरी जो है वो कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। इसमें पूछा गया है अद्दहमाण की रचना है। ए प्राकृत पेंगलम, सी संदेश, बी संदेश राशक, सी जयचंद्र प्रकाश, डी प्रवन चिंतामणि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदेश राशक अद्दहमाण अथवा अब्दुल रहमान की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 211। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ए सरप्पा, बी हेमचंद्र, सी सबरपा और डी स्वयंभू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के इसमें से हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र का समय जो है वो 11वीं शताब्दी का है। बाकी 8वीं शताब्दी के तीनों हैं, सरप्पा, शबरपा और स्वयंभू, ये तीनों 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली यानी कि मैथिली भाषा में लिखा गया प्राचीनतम उपलब्ध यानी कि ऐसा ग्रंथ जो उपलब्ध है, पाया गया है, उनका नाम पूछा गया है। ए है वर्णरत्नाकर, बी कीर्तिलता, सी चर्यापद और डी ज्ञानेश्वरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्णरत्नाकर, यानी कि मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्णरत्नाकर है, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है। थोड़ी बहुत वर्णरत्नाकर की बारे में देख लेते हैं कि इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है या 14वीं शती की रचना मानी जाती है। और अन्य जो रचनाएं इसमें दी गई थी, जैसे कि कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की रचना है, चर्यापद जो है वो सबरपा की रचना है, इसके साथ ही साथ ज्ञानेश्वरी जो है वो संत ज्ञानेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो ए है रिठलेमी चर्यु, बी है रणय कुमार चर्यु, सी है पौम चर्यु और डी है भविष्यत कहा। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रणय कुमार चर्यु जो है वो पुष्पदंत की एक प्रबंध रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक। तो अभी पूछा गया था कि मैथिली में लिखित जो है प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो वर्णरत्नाकर था। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैथिली हिंदी में रचित अगर गद्य की भी पहली पुस्तक पूछी जाती है तो भी वर्णरत्नाकर ही होगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है, जो कि एक शब्दकोश है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो एक शब्दकोश, ये ग्रंथ जो है वो शब्दकोश को लेके है। अगला ग्रंथ है राजमती। इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ए कीर्ति पताका, बी आलाखंड, सी बीसल देव रासो, डी रणमल छंद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी कि बीसल देव रासो, जिसकी रचना का नरपति नाल है और ये 1155 में लिखी गई कृति है, जो कि श्रृंगार प्रधान है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बीसल देव रासो कौन सी रचना जो है वो श्रृंगार प्रधान है, तो वो बीसल देव रासो है। राजमती जो है वो इस काव्य कृति की नायिका है। अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल शंकरताय ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना? तो उन्होंने सरपा को माना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सरपा अथवा सरपाद। सरपा का चूँकि एक नाम सरपाद भी है, तो सरपा अथवा सरपाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और अधिकतर विद्वानों ने सरपा को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है?
ए है कुतुबन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह, बी है कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान और कुतुबन सी है कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद और डी है उस्मान कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद। तो इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कुतुबन उस्मान, उसके बाद कासिम शाह, उसके बाद नूर मोहम्मद। तो ये वाला ऑप्शन सही हो। एक ये प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का जो है इसमें सही अनुक्रम बताना है। ए ऑप्शन है दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राष्ट्रक, कीर्तिलता। बी है दोहा कोश, संदेश राष्ट्रक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। सी है संदेश राष्ट्रक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार और डी है दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता और संदेश राष्ट्रक। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश राष्ट्रक और उसके बाद विद्यापति की कीर्तिलता। तो यहाँ पे जो रचनाकार हैं दोहा कोश के रचनाकार सरप्पा हो गए, श्रावकाचार्य के जैन आचार्य देवसेन हो गए, संदेश राष्ट्रक के अब्दुल रहमान और कीर्तिलता के विद्यापति। और जैसा कि आपको पता है कि दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रभुचंद बख्शी ने किया और जो दोहा कोश है ये सरप्पा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि रचना काल के अनुसार इन कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ए ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार विजय, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। बी है ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। सी है ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। डी है भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, यानी कि ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, उसके बाद जगत विनोद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। ये जो रचनाएं हैं ललित ललाम जो रचना है वो मतिराम की है, भाव विलास देव की रचना है, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है और जगत विनोद पद्माकर भट्ट की रचना है। जैसा कि आपको पता है कि देव का जो मूल नाम है वो देवदत्त था। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महाकवि देव का नाम मूल नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म काल के अनुसार इन कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सब ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। यहाँ पे इनका समय देख लेते हैं, जन्म और देहावसान। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ, देहावसान 1981 में हुआ। 1905 में यानी कि उनसे 2 साल के बाद में जैनेन्द्र का जन्म हुआ और 1988 को उनका देहावसान हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका उनसे जैनेन्द्र से 2 वर्ष के पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 में और 1979 में ही उनका देहावसान हो गया। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ, 1990 में उनका देहावसान हो गया। 1907 के ही आसपास महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या करना है, इसमें रचना को रचनाकारों के साथ मिलाना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभ सूर्य की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद्र की रचना है और आपका हमीर रासो जो है वो सारंगधर की रचना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें भी सुमेलित करना है रचनाओं को। ऑप्शन ए है राठौड़ा रीख्यात, ऑप्शन बी है वैराट पुराण, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है जिनतत सूर्य। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे जो आपका मिलान होगा, राठौड़ा रीख्यात जो है वो आपका दयाल दास के साथ उसका मिलान होगा। वैराट पुराण का जो मिलान होगा वो
गोरखनाथ के साथ होगा, ये उनकी रचना है गोरखनाथ की। पुष्पदंत का जो मिलान होगा वो उत्तर पुराण के साथ होगा। तो पुष्पदंत का आपका उत्तर पुराण के साथ हो जाएगा। और उसके बाद जिनदत्त सूर्य का जो मिलान होगा वो उपदेश रसायन रास के साथ होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने की ज़रूरत थी। यहाँ पे आपने देखा कि जो पुष्पदंत है वो रचनाकार है, जिनदत्त सूर्य भी रचनाकार हैं, और इसके ऊपर जो दी हुई हैं ये रचनाएं हैं। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गोरखनाथ दयालदास ये रचनाकार हैं, अन्य जो हैं वो रचनाएं हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं मिक्स करके। तो दयालदास की राठौराड़ी ख्यात, गोरखनाथ की विराट पुराण, पुष्पदंत का उत्तर पुराण, जिनदत्त सूर्य का उपदेश रसायन रास, और सारंगधर का सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र और डी ज्ञान। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, यानी कि ज्ञान। सिद्धों की साधना में जो शून्य था, तो शून्य का पूरक तत्व क्या था, वो ज्ञान था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। ए राउलवेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर और डी कुवलयमाला। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। बहुत ही प्रतिष्ठित ये व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा रचित है। तो इसमें रचनाकार भी कई बार पूछ लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, तो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। तो ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउलवेल, ऑप्शन डी कुवलयमाला कथा। तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। कुवलयमाला कथा में कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। तो यहाँ पे प्रश्न है अगला 226, कालक्रम के अनुसार संगति क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए कुवलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउलवेल कीर्तिलता, ऑप्शन बी है कुवलयमाला राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, ऑप्शन सी है राउलवेल कुवलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, और ऑप्शन डी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउलवेल कुवलयमाला और कीर्तिलता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले कुवलयमाला, उसके बाद राउलवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर कीर्तिलता। इनका जो समय है वो देख लेते हैं। कुवलयमाला जो है वो 8वीं शताब्दी की रचना है। इसके साथ ही साथ राउलवेल 10 से 11वीं शताब्दी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना है और कीर्तिलता 13वीं शताब्दी की रचना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 227, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी विद्यापति। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। इन सारे कवियों में सबसे पुराने जो कालक्रम की दृष्टि से कवि हैं वो विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है 228, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवियों में इनका नाम अग्रणी है। इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था, और सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में अमीर खुसरो ने ही किया है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग काव्य सृजन काव्य भाषा के रूप में किस कवि ने किया है, और इसी के कारण ही खड़ी बोली का पहला कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी के
पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 229, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जलंधरी पाव, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कनपा और ऑप्शन डी चुनकर नाथ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कनपा जो है वो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को माना जाता है। हालांकि मुख्यतया गोरखनाथ को ही माना जाता है। जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो गोरखनाथ जी के गुरु थे। और इसके साथ ही शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या जो थी वो 9 थी। नाथों की संख्या 9 थी। कई बार नाथों की संख्या पूछी जाती है कितनी थी। नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्धों की संख्या कई बार पूछी जाती है, तो सिद्धों की संख्या 84 यानी कि 84 थी। अगला प्रश्न है गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नामक पुस्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन सी मुंज रासो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई जी को छप्पइयों का राजा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और शिव सिंह सेंगर का एक ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें ये बात कही गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? अभी कथन है, ये आपको बताना है कि किस आलोचक ने बात कही है। बात है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वो एकदम नहीं है। ये कथन आपको बताना है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा के संदर्भ में बात किस आलोचक ने कही? ऑप्शन ए मुनि जिनी विजय, ऑप्शन बी राव संकरतान, ऑप्शन सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, यानी कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात है जो सिद्ध साहित्य के विषय में नहीं है अथवा गलत है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई और ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है आपका। सिद्ध साहित्य के विषय में ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। बाकी तीनों की तीनों बातें सिद्ध साहित्य के विषय में ही हैं। सिद्ध साहित्य का जो झुकाव था वो सहज साधना की ओर था और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि बिल्कुल सरपा हैं और तीसरा ऑप्शन सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों दोहों में हुई थी। और सिद्धों की संख्या जैसा कि आपको पता है कि 24 है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधर नाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ और ऑप्शन डी गोपीचंद्र। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ की रचना है कौल ज्ञान निर्णय। और इस पुस्तक का जो संपादन किया था वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 235, निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमान रसो, ऑप्शन बी ढोला माजूरा दूहा, ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास और ऑप्शन डी जयमंग यशचंद्र का। तो यहाँ पे बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है, जो कि एक जैन कवि थे। ये भी कई बार पूछा जाता है किसकी रचना है, तो ये जैन कवि की रचना है शालिभद्र सूरी।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 236। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य और ऑप्शन डी रासो साहित्य। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि रासो साहित्य। चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, ये रासो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो आदि ये जो है रासो ग्रंथ हैं, प्रमुख रासो ग्रंथ है आदिकाल में जिनकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल शंकर त्यान, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल शंकर त्यान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल जैसे नाम दिए हैं, और जबकि जॉर्ज गियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले विद्वानों में जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों का नाम आता है। अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी सिख साहित्य अथवा ऑप्शन डी नाथ साहित्य। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में हमारे पास सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण और डी वीर। तो जाहिर सी बात है वीर रस की अधिकतम रचनाएं हुई हैं, जिसके आधार पे ही इसका नामकरण भी हुआ है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वीरगाथा काल नाम से इसकी संज्ञा दी है। 240 प्रश्न अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूर्य को और डी स्वयंभू को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि स्वयंभू। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है, जिनकी रचना पौंचर्यु है। बहुत ही फेमस रचना है ये, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। 241 अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? वही प्रश्न आ गया। तो वीरगाथा काल जो नाम है आचार्य शुक्ल ने दिया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है कि काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो प्रथम लेखक अथवा इतिहासकार आलोचक हुए, वो रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। तो यही बात कही जा रही थी कि रचनाओं के प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने उनका नामकरण किया, जबकि राहुल शंकरत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा। अगला प्रश्न है 242, कह रहा है कि दोचंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराज हमीद के, ऑप्शन बी महाराज बीसल देव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के, ऑप्शन डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। वही प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो, अगला प्रश्न वही है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद बरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकार किया है, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहला महाकाव्य उसको माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी राहुल शंकरत्यायन। तो ऑप्शन ए यानी कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में, यानी कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में उन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। सिद्धों में प्रचलित 245 दो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ए सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, बी सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सी सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग और डी स्त्री प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। स्त्री प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग जो है वो सिद्धों में जो महामुद्रा की बात आती है उस शब्द का अर्थ ये है। अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है। ए महाकाव्य है, बी खंड काव्य है, सी प्रबंध काव्य है अथवा डी मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। जैसा कि आपको पता है कि जो संदेश राशक है वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ पहला जो है वो धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसका समय जो है वो 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 247। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किस रचना में मिलता है। ए परमाल रासों में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी घुमान रासों में। घुमान से अर्थ यहाँ पे खुमान से है तो खुमान रासो यहाँ पे होगा, खुमान रासो, सी खुमान रासो और डी हमीर रासो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि परमाल रासो। परमाल रासो का एक नाम आला खंड भी है। तो इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का वीरतापूर्वक लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन है। तो यहाँ पे ऐसी बात, यहाँ पे जो एक मुख्य बात है जिसका मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ कि आला खंड यानी कि परमाल रासो को सबसे पहले सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। और जो आला खंड है ये बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में आला खंड गाया जाता है। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। ए आदिनाथ, बी मच्छेंद्रनाथ, सी गोरखनाथ और डी चुनकरनाथ। तो यहाँ पे सही आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोरखनाथ जो थे वो नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं और नाथों की संख्या जो थी वो 9 थी। इसके साथ ही साथ जो गुरु आदिनाथ हैं उनको नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है, यानी कि शिव का ही अवतार माना गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। खने खन नयन को न अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि किस कवि की हैं। तो ए है विद्यापति, बी वल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ और डी निम्बारकाचार्य। यहाँ पे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विद्यापति की ये पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी कनकामर और ऑप्शन डी धनपाल। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राहुल वेल और डी स्थूल भद्ररास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल वेल जो कि रोड़ा कवि की रचना है। ये एक चंपू काव्य है। चंपू का अर्थ होता है ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों का उपयोग किया गया हो, तो ऐसी रचना चंपू काव्य में आती है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य जो है वो राहुल वेल है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गद्य काल जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है।
आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल आदिकाल का नाम दिया है। चारण काल रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेशर ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन ने दिया है आदिकाल का। लेकिन जो गद्य काल है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम दिया है, ना कि आदिकाल का। तो यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा आपका। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ नामकरण है आदिकाल को लेके। जैसे चारण काल जो है वो जॉर्ज ग्रेशर ने दिया है, इसके साथ ही साथ रामकुमार वर्मा ने भी दिया है। इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जिक्र है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया है और जॉर्ज ग्रेशर ने भी चारण काल दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरतायन ने दिया है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। आधार काल भी एक नाम है आदिकाल का, जिसका नाम जो सुमन राजी ने दिया है। और आदिकाल नाम जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ये चंद बरदाई, बी जगनीक, सी नाभादास और डी दलपति विजय। तो नाभादास जी हैं वो आदिकाल के कवि नहीं माने गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो नाभादास हैं वो भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और वो नाभादास जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन भी हैं, समकालीन माने गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ए सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक और डी भ्रमर गीत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि विद्यापति पदावली जो है वो आदिकाल की रचना है। कुछ और रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि सूरसागर जो है ये भक्ति काल की रचना है। बीजक जो है भक्ति काल की रचना है। भ्रमर गीत जो है वो भक्ति काल की रचना है। बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की रचनाओं का सूरदास की रचना है। सूरसागर भी सूरदास की रचना है। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीजक किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? ए जगनीक, बी नरपतिनाल, सी भट्ट केदार, डी चंद बरदाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि नरपतिनाल की रचना है बीसलदेव रासो। बाकी आप जानते हैं परमाल रासो जो है, जिसको आलखंड भी कहा जाता है, इसको जगनीक की रचना है। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्टी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? यानी भाषाएं दी हुई हैं और आपको ये बताना इनमें से कौन सी भाषा जो है वो आदिकाल की है। ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल और डी अवधी। तो जाहिर सी बात है सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डिंगल और पिंगल भाषा का इस्तेमाल आदिकाल में हुआ है। और अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र और ऑप्शन डी सोमप्रभ सूर्य। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वीकार किया गया है। तो ये भी बात ध्यान देने की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शती का समय है। और स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। और बाकी अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू को कहा ही जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़वक, बी पत्थर, सी रास और डी इहा। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि पत्थरी जो है वो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन निरपकाज में जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन है बीसलदेव रासो, बी है अमीर रासो, सी है पृथ्वीराज रासो और डी है विजयपाल रासो। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जलहड़ जो थे वो चंद बरदाई के पुत्र थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, उड़ीसा। राजमती से रूट कर बीसलदेव उड़ीसा गए थे।
बीसलदेव रासु जो रचना है वो नरपति नान की है और ये रचना 4 खंडों में विभक्त है। खंड दो में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बीसलदेव उड़ीसा गए थे, वहाँ पर एक वर्ष तक वो रहे। तो खंड भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1525, 1550, 1540 और 1520। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, तो 1520 आपका सही हो जाएगा। इस पंक्ति में ये है कि जो रचनाकार है यानी कि जो जायसी हैं वो इस पंक्ति के माध्यम से जो अपनी पद्मावत जो रचना है उसके बारे में बता रहे हैं कि 927 में 927 हिजरी को जब आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1520 के लगभग हो जाएगा। और में ये बताते हैं कि पद्मावत की जो कथा है उसकी जो प्रारंभिक वचन है वो कवि ने 1927 हिजरी में कहे थे। बाकी जैसी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें से अखरावट, आखिरी कलाम, ये ग्रंथ हैं, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ए महापुराण, बी परमात्मा प्रकाश, सी भविष्यत कहा और डी पौमचर्य। तो पौमचर्य में कहा गया है, पौमचर्य स्वयंभू की रचना है, उसमें इस बात का जिक्र आता है सीता के उपलक्ष्य में, जो कि राम कथा है पौमचर्य। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड, 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया। ए संधिकाल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल और डी अभ्रंश काल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चारण काल आपका सही होगा। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। ए विरूपा, बी कनपा, सी शारंगधर और डी कुकुरीपा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि शारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो शारंगधर हैं वो अभ्रंश भाषा के कवि हैं और इनके द्वारा जो रचित है ग्रंथ है वो हमीर रसो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। ए भट्ट केदार, बी श्रीधर, सी जगनिक और डी चंद्रबरदाई। तो सी आपका सही हो जाएगा। जगनिक का जो ग्रंथ है परमाल रासो, उसमें उसको आलाखंड भी कहा जाता है, उसमें इन दोनों के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है ऑप्शन 266 प्रश्न है आपका। इसमें कहा जा रहा है कि पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है। इस ग्रंथ का रचयिता बताना है। ए शालिबद्ध सूरी, बी आसगु, सी नरपति नाल और डी दलपति विजय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शालिबद्ध सूरी की रचना है पंच पांडव चरित रास। अगला प्रश्न है 267 स्वयंभू की कृति का नाम पूछा गया है। ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुण दोहा और डी पौमचर्य। तो पौमचर्य रचना जो है वो स्वयंभू की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा जो है वो मुनीराम की रचना है, मुनीराम सिंह जी की रचना है। महापुराण तो आप जानते हैं पुष्पदंत की रचना है और पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास की रचना मानी गई है। अगला प्रश्न है भविष्यत कहा किसकी रचना है। ए राम सिंह, बी देवसेन, सी धनपाल और डी पुष्पदंत। तो यहाँ पे धनपाल सही होगा। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुकरी लिखने का सबसे पहला प्रयास किस कवि ने किया था। ए स्वयंभू, बी जगनिक, सी अमीर खुसरो और उसके बाद डी कुंभनदास। तो यहाँ पे सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीर खुसरो ने मुकरी लिखने का सबसे प्रथम प्रयास जो है वो अमीर खुसरो जी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
इसके साथ ही साथ जो अन्य ग्रंथ हैं इनके जो फेमस हैं, एक खालिक बारी हो गया और एक दो सुखने होगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन भी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इस कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल नाम के रूप में जिक्र किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल शंकर मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राहुल शंकराचार्य, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इस कालावधि के साहित्य को यानी 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति पर आधारित भक्ति काव्य, ऑप्शन सी निर्गुण की उपासना और ऑप्शन डी उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, जैसे कि आपको पृथ्वीराज रासो रचना में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा और ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ये अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ऑप्शन बी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन और ऑप्शन डी युद्धों का सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में जो विषय थे उसका, उनमें से ये जो कृष्ण लीला का प्रतिपादन वाला विषय है ये उसका वर्णन नहीं करते हैं, यानी उनके यहाँ आपको आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन मिलेगा, इतिहास और कल्पना का भी सम्मिश्रण मिलेगा, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन भी मिलेगा, लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन आपको वीरगाथा कालीन रासो काव्य में दिखाई नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन ए है कड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी डिंगल पिंगल। तो रासो ग्रंथ जो थे वो डिंगल और पिंगल में लिखे गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी कामायनी और ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल का। पद्मावत जो है वो जयसी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ए पहाड़ी, बी मैथिली, सी अवधी और डी पिंगल। तो अभी सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतर मैथिली भाषा में लिखित हैं। विद्यापति जो है वो बिहार के विपसी नामक गांव में रहते थे। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? 278वां प्रश्न। ए पौमचर्यु, सी रिठिलिमचर्यु, सी स्वयंभू छंद और डी महापुराण। तो यहाँ पर डी महापुराण आपका सही हो जाएगा, स्वयंभू कवि की रचना महापुराण नहीं है बल्कि पुष्पदंत की है। पौमचर्यु और स्वयंभू छंद और रिठिलिमचर्यु ये तीनों की तीनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी चंदन बाला रास, सी नैमिनाथ रास और डी बसंत विलास। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश प्रभावित रचना मानी जाती है, क्योंकि शालिबुद्ध सूर्य की रचना है। इसका प्रकाशन जिसका जो 1184 ईस्वी में आई और 205 छंदों का एक खंड काव्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? ए जयमंक चंद्रिका, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राहुल वेल और डी ढोला मारूरा दोहा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ढोला मारूरा दोहा जो है वो 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इस ग्रंथ की थोड़ी कहानी देख लेते हैं कि ढोला मारूरा दोहा में क्या, ये कई बार पूछ दी जाती है। ये जो है वो दोहों में रचित है। पहली बात तो ढोला मारूरा दोहा जो है वो दोहा चूँकि यहाँ पे है, दोहा का अर्थ ही दोहा होता है, क्योंकि अपभ्रंश में ये आदिकाल में अपभ्रंश में दोहा को ही दोहा कहा जाता था। इसका जिक्र आचार्य शुक्ल ने भी किया है। और इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। जबकि राहुल वेल 10वीं शताब्दी में, जिस राहुल वेल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो राहुल वेल जो है वो रोड़ा कवि की रचना है और 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम? ए मत्स्येंद्र नाथ, बी गोपी चंद्र, सी चौरंगी नाथ और डी चुनकर नाथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? यानी कि जो अपभ्रंश टर्म शब्द, अपभ्रंश का टर्म है, यानी कि जो अपभ्रंश का ये शब्द है, इसका सबसे पहले उल्लेख, इस टर्म का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि और डी सरपा। यहाँ पे पतंजलि जो है वो यहाँ पे सही होंगे। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे कि आपको पता है, पतंजलि जो थे वो भाष्यकार थे, और जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। सबसे पहले उल्लेख जो है पतंजलि ने किया है, ये बात बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता है। अगला प्रश्न करते हैं, सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों यानी कि सिद्धों में जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? ए सरप्पा, बी कनप्पा, सी मुंड्रिपा और सी डी सिरपा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सरप्पा हो जाएगा। सरप्पा जो है उनको सिद्धों का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। और सरप्पा ने जो है इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि सहजान शाखा का इन्होंने प्रवर्तन किया। और उनका जो मूल नाम था वो राहुल भद्र था। उनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र था। अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ए शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा और डी शिक्षा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि शिक्षा। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 285, उक्ति व्यक्ति या ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति कौन सा, किस टाइप का ग्रंथ है? ए महाकाव्य, बी गद्य काव्य, सी छंद और डी व्याकरण। तो उक्ति व्यक्ति जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो जिसके लेखक जो है वो दामोदर है, पंडित दामोदर। 286 प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक पेंगुलम के रचयिता हैं? ई हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी वंशीधर और डी विद्यापति। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वंशीधर जो है प्राकृतिक पेंगुलम के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा पूछी गई है, कैसी है? ए पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, बी साहित्यिक अवधि, सी पहाड़ी मिश्रित अवधि और डी ठेठ अवधि। तो मुल्ला दाऊद जो थे उनकी ठेठ अवधि थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदायन जो रचना है वो मुल्ला दाऊद कृत है, और हिंदी का ज्ञात इसको प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। यानी कि चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोर, यानी कि नायक का नाम जो चंदायन में है वो लोर है, लारा, लोरक, लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है।
1379 में रचित ये कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। तो अभी इसका ईस्वी सन पूछ लेते हैं कि किस ईस्वी में इसकी रचना हुई। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है उसका रचनाकाल 1379 है। अगला प्रश्न है गुरु गोरख नाथ, तो 288 आपका प्रश्न है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निरूढ़ भक्त कवि, भी पुरानी हिंदी के कवि, सी प्राकृत काल के कवि और डी बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी के कवि गोरखनाथ को विशेष रूप से इस रूप में उनको जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो थे, इनका जो समय है वो 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम जैसा कि आपको पता है मत्स्येंद्र नाथ था। और उनके जो रचित ग्रंथ हैं सबदी पद प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवय, ये ग्रंथ है। और ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और आत्मबोध। आत्मबोध भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आत्मबोध किसकी रचना है, तो ये गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राहुल शंकरतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल अथवा सिद्ध सामंत युग कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। बाकी अन्य जो विद्वानों ने नाम दिए हैं जैसे कि चारण काल, जॉर्ज क्रिएशन, वीरप्पन काल, महाविषाद द्विवेदी, वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल, राहुल शंकरतायन, संधि काल, चारण काल, रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ए हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, बी हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, सी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की और डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक जो पदावली है वो अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ। ए खुमान रसो, बी विजयपाल रसो, सी परमाल रसो और डी खुमान रसो। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि परमाल रसो। आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है जो कि ये आपकी जगनिक की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पंक्तियां हैं, ये पूछ रहा है कि पंक्तियां किसकी हैं। पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि महुअर बुझई कुसुम रस, कब्ब कलास झईल, सज्जन पर उर मन, दुज्जन नामईल। तो ये पंक्तियां पूछी गई कि किसकी हैं। ए सरपाद की, बी कुशल लाभ की, सी उमापति की और उसके बाद डी विद्यापति की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये पंक्तियां जो हैं विद्यापति की हैं। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विद्यापति शैव संप्रदाय के एक कवि हैं। शैव संप्रदाय में दीक्षित थे वो, और विद्यापति शैव थे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि विद्यापति किस संप्रदाय में से आते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। ये ऑप्शन राहुल शंकरतायन ने कहा, बी अमीर खुसरो ने, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, सी चित्तमोहन सेन ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी माना है और उसको हिंदवी कहा है। चलिए, जैसे कि आपको पता है जो ये थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और इनको खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है। यानी कि जो कवि दिए हैं इनमें बताना है कि अपभ्रंश के सबसे प्रधान कवि कौन है। ये स्वयंभू, बी धनपाल, सी राम सिंह और डी कुशल लाभ। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं इनमें से। इनके द्वारा रचित ग्रंथ भी देख लीजिए। 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पौमचर्यु, रिठलेमचर्यु और स्वयंभू छंदस, ये 3 ग्रंथ जो हैं वो स्वयंभू द्वारा रचित हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, जिनमें से अधिकतर रचना पौमचर्यु पूछी जाती है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। ए कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल और डी जिनदत्त सूरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिनदत्त सूरी जो है वो उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। और भी बताते चलने कि यह जो ग्रंथ है ये 12वीं शताब्दी में रचित
जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है या भ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा भ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य है। इसके साथ ही साथ यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 295 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 296 है वो कह रहा है कि नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो नवनाथ हैं उनमें से ऐसे कौन सी व्यक्ति हैं जो सम्मिलित नहीं है इनमें से। ए गोरक्षनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन और डी जड़ भरत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देवसेन जो है वो नाथों में, इन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। 297 अगला प्रश्न कह रहा है कि चंदन बाला रास किसकी रचना है। ए मुनि जिन विजय, बी चंद बरदाई, सी जो है गोरखनाथ कह रहा है और डी आसगु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका चंदन बाला रास जो है वो आसगु की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जम्बू स्वामी रास इसके रचयिता कौन है। ए धर्मसूरी, बी हेमचंद सूरी, सी शालिबद्ध सूरी और डी जिनदत्त सूरी। सही ऑप्शन जो आपका ये हो जाएगा, यानी कि धर्मसूरी की रचना है जम्बू स्वामी रास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीसलदेव रासू का अंगिरस है। बीसलदेव रासू का अंगिरस है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी श्याम। तो सही यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी ए हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार रस जो है वो बीसलदेव रासू का अंगिरस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 299 का ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है, यानी कि जो 12मासा का वर्णन है वो सबसे पहले किस कृति में मिलता है। ए नेमिचर्यु, बी नेमिनाथ चौपाई, सी पौमचर्यु और डी संदेश राशक। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नेमिनाथ चौपाई। और इसकी रचना जो है वो विनय चंद्र सूर्य ने की है, जबकि पौमचर्यु का जिसका जिक्र है ये स्वयंभू की रचना है और संदेश राशक की रचना जो है वो अब्दुल रहमान ने की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है। ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी वररुचि, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी श्रीधर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका देवसेन हो जाएगा। श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। और इस रचना में 250 यानी कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि 250 दोहों के अंदर जो श्रावक धर्म था उसका प्रतिपादन इस श्रावकाचार्य रचना में देवसेन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 302 नंबर। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पूछे गए हैं। ए गोरखनाथ, बी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामनेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने जो है गोरखबानी ग्रंथ का संपादन किया था। उसमें उस ग्रंथ में उन्होंने ये किया था कि गोरखनाथ के जो 14 ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादक उन्होंने गोरखबानी नाम से किया हुआ है। तो गोरखबानी में गोरखनाथ के ग्रंथों का जिक्र है। तो उसका संपादन जो है गोरखबानी ग्रंथ का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। यहाँ पे एक पहेली है, ये पहेली किसकी है ये बताना है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं किसकी है। ये विद्यापति, बी खुसरो, सी कबीर और डी जैसी। तो देखिए अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं भी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे पहेली पूछी गई है तो ना तो विद्यापति ही पहेलियाँ बुझाते थे, ना तो जैसी ही काम करते थे, और ना ही ये कबीर के यहाँ आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो मुख्यतया जो पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जो जाने जाते हैं वो अमीर खुसरो ही जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये उन्होंने जो बात कही है ये आकाश के विषय में कही है, और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, ऐसे ही अन्य ग्रंथ जो हैं इनके मिलते हैं।
अगला प्रश्न है 304, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो लोक साहित्य की नहीं है? यानी कि ए शास्त्रीयता होती है, या मौखिक होता है, बी सी या परंपरा में प्रचलित रहता है, और डी इनमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि शास्त्रीयता जो है वो लोक साहित्य में नहीं मिलती, लेकिन मौखिक होता है, बिल्कुल होता है। परंपरा प्रचलित रहता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, बिल्कुल रहता है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन जो बात नहीं होती, जो इसकी विशेषता नहीं है, वो ये है कि शास्त्रीयता, वो लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 305 नंबर, स्वयंभू का जो पौंचर्यु है की कथा किससे संबद्ध है? ए कृष्ण कथा, बी राम कथा, और सी बौद्ध कथा, और डी शक्ति कथा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। राम कथा जो है वो स्वयंभूकृत जो पौंचर्यु है उसमें राम कथा के विषय में बातचीत हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, और डी गुजरात। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका होगा राजस्थान होगा। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयदेव की गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो ए विद्यापति, बी मीराबाई, सी सूरदास, और डी छीत स्वामी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका विद्यापति हो जाएगा। जयदेव की जो गीत गोविंद, जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, ये भी कई बार पूछी जाती है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो ये जयदेव की रचना है। इसका विशेष प्रभाव जो है विद्यापति पर माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 308, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? ए डिंगल, बी पिंगल, सी कविता सवया, और डी दोहा चौपाई। तो आदिकालीन साहित्य में यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वीर रस, तो वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? डिंगल का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वीर गाथात्मक जब काव्य लिखा जाता है तो उसमें जो है डिंगल का इस्तेमाल आदिकालीन साहित्य में हुआ है। डिंगल का अर्थ होता है अभ्रंश और राजधानी का सम्मिश्रण जो है वो डिंगल कहलाता है। इसके साथ ही साथ अभ्रंश और जो ब्रजभाषा का मिश्रण होता है वो पिंगल कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ए सूरदास की रचना में, बी भरतमुनि की रचना में, सी रजाधार सिंह द्वितीय के शिलालेख में, और डी तुलसीदास की रचना में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रजाधार सिंह द्वितीय के शिलालेख में अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को हमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? ए विसल देव रासु, बी पृथ्वीराज आसु, सी जयचंद्र प्रकाश, और डी रणमल छंद। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सॉरी। तो चंद्रवरदाई जो रचना है वो पृथ्वीराज रासु की रचना है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में बातचीत लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो पूछी गई है किसकी है? ए लल्लू लाल की है, बी सदर मिश्र की, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, डी इंशाअल्लाह खां की है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि सदर मिश्र की रचना है। बाकी प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल यहाँ पे जिक्र हुआ था। तो कई रचनाएं हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि नासिकेतोपाख्यान जो है सदर मिश्र की रचना है। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी जो कहानी है वो मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। इतिहास तिमिरनाशक जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, यानी कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो जिनमें ये बातें होती हैं। कौन कौन सी? ए प्राकृत में लिखी गई हैं, बी पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, सी प्रवृत्ति अपभ्रंश में लिखी गई हैं, डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जय करे परम महसु एक कणे दुरीय अशेष हरे। इस दोहे में पूछा गया है कि उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किस किस से है। इसमें पूछा ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। ऑप्शन ए महासु सुख महासु का तत्सम रूप है। ऑप्शन बी महासुख वैज्ञानिक और परिभाषी शब्द है। ऑप्शन सी प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ऑप्शन डी महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए बी और सी ये तीनों बातों का संबंध जो है वो उपयुक्त दोहे से है, यानी कि महासुख महासुख का तत्सम रूप है बिल्कुल, महासुख वज्ञानियों का परिभाषिक शब्द है बिल्कुल, और ऑप्शन सी प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो यानी कि जिस ऑप्शन में जिस कोड में ये तीनों ऑप्शन सही होंगे वही सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही हो जाएगा, 313 का सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली पूछ रहा है पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है। तो इस प्रश्न में एक तरफ पंक्तियाँ दी हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए हैं, तो ये आपको बताना है, इसका मिलान करना है। पंक्तियाँ हैं ऑप्शन ए नगर बाहिरे डोम तोहर कुनिया छाई। ऑप्शन बी है का तरुवर पंच बिड़ाल। ऑप्शन सी है कड़ुआ बोलना बोलिस नारी। ऑप्शन डी है मोरा जोगना नवेलरा भयो है गुलाल। तो यहाँ पे नगर बाहिरे डोम भी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये जो है इसका कनपा से मिल जाएगा मिलान। और का तरुवर पंच बिड़ाल ये जो है ये लुहिपा की पंक्ति है। इसके साथ ही साथ जो कड़ुआ बोल न बोलिस नारी जो पंक्ति है ये पंक्ति जो है वो नरपति नाल की रचना है, यानी कि यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल ये जो पंक्ति है खुसरो की पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पंक्तियों का मिलान है उसके हिसाब से यहाँ पे जो कोड है, यानी कि कोड नंबर ये ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही होगा। इनको एक बार ऐसे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है नगर बाहिरे डोम तोहरी कुड़िया छाई जो पंक्ति है वो कनप्पा की है। काहा तरुवर पंच बिड़ाल जो है वो लोहिपा की पंक्ति है। कड़वा बोल न बोलिस नारी जो पंक्ति है वो नरपत नाल की है। और ऑप्शन ये जो मोहरा जोबना नवेलरा भयो गुलाली जो है खुसरो की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है। यानी कि एक तरफ तो आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है और दूसरी तरफ की किस रचनाकार की रचना है, ये इस तरीके का प्रश्न है। तो एक तरफ काल दिए हैं आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और एक तरफ रचनाकार दिए हैं चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपति नाल और अमीर खुसरो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले काल, उसके बाद रचनाकाल। तो सबसे पहले काल अगर देखेंगे तो आदिकाल की रचना है, रचनाकार जो है वो चंद्रबरदाई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी और ए दिया है, यानी कि पहले बी और उसके बाद चंद्रबरदाई ए। तो यहाँ पे बी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम इसमें पूछा गया है कि कौन सी है। ए प्राकृतिक पैंगलम, बी पौमचरियो, और सी दोहा कोश, और डी संदेश राशक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो दोहा कोश होगा। सिद्ध सरपा की जो रचना है वो दोहा कोश है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जयसी, और ऑप्शन डी भूषण। तो मैथिल कोकिल के रूप में तो विद्यापति को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति को आप जानते हैं मैथिल कोकिल के रूप में जाना जाता है, और पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। ए 8, बी 20, सी 84 और डी 40। तो 84 मानी गई है, 84 सिद्ध माने गए हैं।
तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी गई है, यानी कि 84 मानी गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जैसे सरपा प्रथम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो सरपा हैं उनको राहुल शंकरतैन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है सिद्धों में। राहुल शंकरतैन के अनुसार जो कनपा हैं वो पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे। तो यहाँ पे आपका जो 318 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है इनमें से जो दी गई हैं। ए कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी पदावली और डी गीत गोविंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो गीत गोविंद रचना है वो विद्यापति की नहीं है। कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है वो विद्यापति की रचनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। जयदेव की गीत गोविंद, जिसका प्रभाव विद्यापति पे बताया जाता है कि विद्यापति पे गीत गोविंद का प्रभाव है। बाकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। पदावली जो है वो मैथिल भाषा में, जिसके आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। अगली रचना है पद्मावत में उल्लिखित। पद्मावत जो रचना है उसमें पूछा गया है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे। 320 नंबर का प्रश्न है। चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा जो थे वो रतन सिंह थे। जैसा कि आपको पता है पद्मावत जो है वो जयसी की एक प्रसिद्ध कृति है, अवधी भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा क्या है। साहित्यिक, अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अवहट्ट जो है वो कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिपरक ग्रंथ है जिसमें अवहट्ट का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी, और जो कीर्ति पताका है जो कि अवहट्ट भाषा की रचना है वो भी अवहट्ट की है, ये भी अवहट्ट की है, वो प्रकाशित रचना है। इसमें अगली बात कही जा रही है 322वां प्रश्न, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है। ए जयदेव, बी विद्यापति, सी जयसी और डी जगनीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा वो विद्यापति होगा। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में विद्यापति को माना गया है। एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में विद्यापति को माना गया है। तो आदिकाल पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। इससे आदिकाल से पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, काल विभाजन और नामकरण को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे भी बातचीत की है। आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये प्रश्न परीक्षा में आएँ। और अगर आपकी कोई आपको डाउट है या फिर कोई आपका प्रश्न है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इसके बाद जो है वो भक्तिकाल पे वीडियोस आएंगे। तो बहुत ही कम वीडियोस में ये सारी बातें समेटने की कोशिश की जा रही है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको समेटने की कोशिश की जा रही है। तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।